नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अदिति द PYQ मेंटोर पर। जो पहले क्या हुआ करता था, रेलवे PYQ, हालांकि किसी कारणवश इसका नाम चेंज करना पड़ा है। तो अभी जो 2 लेक्चर हमने पहले डाले थे, उसके बाद काफ़ी टाइम गैप आ गया है। आई होप आपने शॉर्ट्स को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हम अपने दूसरे वीडियो लेक्चर की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। दूसरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव हो, प्लीज़ आप उनको मेंशन करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही मैटर करता है चीज़ों को सुधार करने में। अभी जो ये थोड़ा टाइम गैप आया है चीज़ों को डिलीवर करने में, वो इसी कारणवश आया है। कुछ लोगों के कुछ सुझाव थे, मैं उन पे काम कर रही थी। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जो स्क्रीन पर है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। विच इंडस्ट्री यूजेस लाइम स्टोन एज रॉ मटेरियल? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला प्लास्टिक, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा बर्तन और फोर्थ आपका सीमेंट। देखिए, जो सीमेंट है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो सीमेंट। देखिए, चूना पत्थर है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूने पत्थर का ही एक रूप है और सीमेंट निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। यदि क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक फॉर्मूला क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या है? CaCO3। ये देख पा रहे हैं आप, CaCO3। और यदि आप जब चूना पत्थर को हम जलाते हैं, देखिए अब उधर मेंशन किया हुआ है ना, ये चूना पत्थर को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि CO2। क्या निकलती है? CO2। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, सभी क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, जो पहले के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हु बिल्ट द सांची स्तूपा? सांची स्तूपा का निर्माण किसने कराया था? अब देखिए, जो सांची स्तूपा है उसका निर्माण कराया अशोक ने। अशोक, जिनका दूसरा नाम क्या है? देवनम प्रियदासी। देवनम प्रियदासी। अब देखते हैं, जो देखिए ये है ना, ये सांची स्तूपा। यदि आपको देखने की, यदि हम इसकी बात करें कहाँ देखने को मिलता है आपका, पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है, सांची स्तूपा कहाँ पर है। देखिए, जो सांची स्तूपा है ये एक तो आपकी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। दूसरा भारत की, देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, इनको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को मैंने मेंशन किया है। भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। ठीक, आपने जो नई करेंसी देखी होगी, ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है। नई जो करेंसी है उसमें 200 का नोट है, उस पर आपको क्या देखने को मिलता है? सांची स्तूपा। किसने इसका निर्माण कराया? अशोक ने। देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिटेल में एनालाइज करना है चीज़ों को। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है, अराइज होता है, तो हम अपनी बेसिक्स को, हम अपने सारे ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। दूसरा है चाणक्य। कौन थे चाणक्य? ये शाही सलाहकार थे। किसके? फर्स्ट मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। दूसरा, आप जानते भी, आपने पढ़ा भी होगा, इवन कई बार टेलीविज़न पे वो उनकी एक स्टोरी टाइप, उनका एक जो कहते हैं ना, वो सीरियल टाइप भी आया है, उसमें पूरा दिखाया गया है कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की है, कैसे उनको गद्दी पर बैठाया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, कौन है? बिंदुसार। कौन है ये? अशोक के पिता और सेकंड मौर्य सम्राट, ये दूसरे मौर्य सम्राट हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। इन्होंने ही संस्थापक, ये संस्थापक हैं किसके? मौर्य साम्राज्य के। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, उन्हें भी देखते हैं, जो आगे की स्लाइड में मैंने मेंशन किया है। देखिए, हमने किसका जिक्र किया अभी? करेंसी नोट का, कि 200 के नोट पर क्या बना हुआ है? सांची स्तूपा, जो कहाँ पर है? MP में। ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे कि पहला देखिए, आपने देखा होगा
जो 10 रुपए का नया करेंसी नोट है उस पर क्या बना हुआ है? कोणार्क टेम्पल, जो कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। आपने देखा होगा 20 का नोट, उस पर क्या बना हुआ है? एलोरा गुफा। मैं इसके लिए आपको मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हुए हैं और इसके दोबारा से एग्जाम में आने की संभावना है। एलोरा गुफा जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 50 के नोट पर क्या बना है? हम्पी। हम्पी जहाँ कहाँ पर है? कर्नाटका में। 100 के नोट पर क्या बना हुआ है? रानी की वाव। कहाँ से? कहाँ पर है? गुजरात में। और 500 के नोट पर क्या बना हुआ है? लाल किला। और सभी जानते हैं कहाँ पर है? नहीं, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट 1906। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया? कहाँ फहराया गया था? ये फहराया गया था आपका कोलकाता में। अब जरा ये इमेज को आप ध्यान से देखिए। जब हमारा पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो वो ऐसा हुआ करता था, देख पा रहे हैं? ऊपर ग्रीन है और उसमें कुछ पत्तियां बनी हुई हैं कमल के फूल के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, और इस तरह से ये 1906 में हुआ करता था। उसके बाद 1907 में इसकी तस्वीर बदली, तो ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये ऐसा था। फिर 1917 में ये ऐसा हुआ करता था। 1921 में फिर से इसकी इमेज बदली, फिर ऐसा हुआ। 1931 में फिर से इमेज बदली। बीच में ये आज के टाइम में जो 24 तिल्लियां है ना गहरे नीले कलर की, वो ना होकर ये बापू का चरखा हुआ करता था। और अब क्या है, आज के टाइम में हम देखते हैं 1947 के बाद हमारा जो तिरंगा है उसमें उसमें देखिए मैंने चीज़ें भी मेंशन की हैं आगे। जो हमारा तिरंगा है उसमें क्या है? ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा। और जहाँ पर सफ़ेद है वहाँ पर क्या है? एक चक्र है। चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ। कैसे कलर की? गहरे नीले कलर की। और बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? वो 3:2 के अनुपात में है। पहला देखिए, अब ऊपर देखते हैं एक बार से। पहला राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया 7 अगस्त 1906 को, कहाँ पर? कोलकाता में। दूसरा फहराया गया 1907 को पेरिस में। किसने फहराया? मैडम कामा ने फहराया था। तीसरा 1917 में। तीसरा कब हुआ? 1917 में। ये आप हम अभी हम देख के आए हैं 1906, 7, 17, 21 में ऐसी तस्वीर हुआ करती थी। इस पर मैं जल्द ही एक शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगी ताकि आप चीज़ों को ब्रीफ में भी एक मिनट में भी चीज़ों को सीख पाए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। द पिस्टिल इन द फ्लावर इज, पूछा है कि पिस्टिल इन द फ्लावर इज, पुष्प में स्त्री केसर क्या है? पहला ऑप्शन दिया है देखिए, एक नर जनन अंग। दूसरा दिया है एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। तीसरा दिया है एक मादा जनन अंग अ फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। फोर्थ दिया है द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। देखिए जो ये होता है ना पिस्टिल, किसी भी फ्लावर में वो क्या होता है? एक मादा जनन अंग। आप इस इमेज को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है? ऑब्जर्व करने के बाद हम देखते हैं क्या है। जो स्त्री केसर है ये होता है फूल का मादा जनन अंग, ठीक है? और स्त्री केसर क्या करता है? बीज में जो बीजांड होता है उसका उत्पादक करता है। इसका जो मेन फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, क्या होते हैं? पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना। और इसी पराग से क्या होगा? पुंकेसर नामक फूल का नर भाग इसी से बनता है, इसी से निकलता है, ठीक है? आई होप चीज़ों को आप समझ पाए। जो क्वेश्चन में डिमांड थी, देखिए कैसे कैसे था ये। आपको स्टिग्मा, स्टाइल, पेटल, ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं कैसे कैसे होती हैं फ्लावर में। और ये क्या कर रहा है? ऊपर जो बैठा हुआ है ये बटरफ्लाई, ठीक है? देखिए पुंकेसर नामक फूल का, पुंकेसर क्या होता है? पराग क्या होता है? पुंकेसर नामक फूल का नर भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज इनसेट 1B कमीशनड? इनसेट 1B चालू किया गया। देखिए इनसेट 1B था क्या? एक भारतीय संचार उपग्रह। क्या था? एक भारतीय संचार उपग्रह जो चालू किया गया 1983 में। 1983 में इंडिया ऑन 30 अगस्त 1983। ये इमेज को देखिए बेटा, इमेज थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न करने में चीज़ों को मदद करेगी। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या? पूछे, कोड नेम होता है ना। व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2? अब देखिए कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला लाफिंग बुद्धा, दूसरा स्माइलिंग बुद्धा, थर्ड ऑपरेशन रिसर्च और फोर्थ दिया है ऑपरेशन शक्ति।
तो यदि क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था, वो था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, देखिए ऑपरेशन शक्ति क्या है, भारत द्वारा, इंडिया के द्वारा 1998 में किए गए परीक्षण का कोड नेम, ये कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति। कहाँ किया गया था, राजस्थान में। कब किया गया, 2 मई 1998 को। ठीक है, अब आप पॉइंट बाय पॉइंट आप अपने ना नोट्स बनाते जाइएगा चीज़ों के। देखिए बिल्कुल क्या पॉइंट वाइज, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, पॉइंट वाइज चीज़ों को मेंशन करके रखते हैं। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जा रही है और चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है डेप्थ में, ताकि किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको इजीली हल कर पाएं। अब देखिए नोट, हमें एक चीज़ देखनी है क्या, इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। ये जो ये हुआ था ना, ये परमाणु परीक्षण, इसके बाद भारत ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। किस किस ने मिलकर इस पर काम किया था, भाभा और डीआरडीओ। भाभा और डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। भाभा कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन 1 दिया है लाफिंग बुद्धा और ऑप्शन 2 दिया है स्माइलिंग बुद्धा। देखिए लाफिंग बुद्धा और स्माइलिंग बुद्धा बोथ आर सेम। स्माइलिंग बुद्धा एंड लाफिंग बुद्धा बोथ आर सेम। लाफिंग बुद्धा क्या था, जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम था। फर्स्ट परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को। लाफिंग बुद्धा क्यों कहा गया, क्योंकि 18 मई 1974 को ये बुद्ध जयंती पर क्या किया गया था, इसका परीक्षण किया गया था। 18 मई 1974। आप इससे ध्यान भी रख सकते हैं कि बुद्ध जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं, 18 मई 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बाकी आप नोट्स साथ के साथ अपने शॉर्ट में बनाते हुए चलेगा। देखिए आप अपने हैंडमेड नोट्स रखेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको, आपके पास क्या होता है, टाइम कम होता है, चीज़ों को रिवाइज करने में उनसे हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए। इन विच ईयर वर दी वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग। अब पहले हम देखते हैं नीति आयोग क्या है। लेकिन नीति आयोग को लाया गया योजना आयोग के प्लेस पर। पहले क्या हुआ करता था, 5 ईयर प्लान चलते थे। आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, सेकंड कब आया। फर्स्ट आया हमारा 1951 में, 5 साल के लिए था। किस एक क्षेत्र पर फोकस किया गया, जैसे पहले वाले में कृषि को फोकस किया गया, दूसरे वाले में उद्योगों को फोकस किया गया। तो ये हमारी 5 ईयर प्लान चलते थे और ये हमारे 12 5 ईयर प्लान चले हैं। ठीक है, हालांकि 12वां पूरा नहीं चल पाया है। तो उसके प्लेस पर हम क्या लेकर आए, नीति आयोग। कब लागू किया गया ये, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है नीति आयोग का, न्यू दिल्ली में। किसके प्लेस पर आया, योजना आयोग के प्लेस पर। इनके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म दिया हुआ है। नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है कि फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखते हैं नीति आयोग के सीईओ एंड उपाध्यक्ष जो होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है। जैसे कि आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। तो वो अपॉइंट करेंगे किसे, नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष को। वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग के, वी सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो उन्हें हम देख लेंगे, बाकी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाते रहेंगे ना। देखिए जब ये क्वेश्चन से रिपीट होंगे तो ये जो फैक्ट्स हैं ये भी रिपीट होंगे, रिवाइज होंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी, चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन काउंसिल हैव। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं, जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी देखते हैं, साथ ही साथ देखते हैं यूएन काउंसिल। जो यूएन काउंसिल है इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं।
एक है आपका महासभा, जिसे हम विश्व परिषद के नाम से भी जानते हैं। देखिए चीजें मैंने शॉर्ट में मेंशन की हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, फोर्थ है आपका ट्रस्टीशिप परिषद, फिफ्थ है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स्थ है आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। यूएन काउंसिल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका जिसको कब स्टैब्लिश किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। टोटल कितने मेंबर है यूएन काउंसिल में? 193 कंट्रीज। कितने मेंबर है? 193 कंट्रीज। अब देखिए इसकी जो अदर इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको देखते हैं। इसमें जो नॉन परमानेंट और परमानेंट दो तरह के मेंबर होते हैं। टोटल होते हैं 15 चीज़ों को मैंने आगे मेंशन भी किया है, आप देखिएगा जरा। देखिए सॉरी जी, जो कितने मेंबर होते हैं बेसिकली, टोटल मेंबर होते हैं 15। 5 तो स्थायी सदस्य होंगे और 10 जो होंगे वो अस्थायी सदस्य होंगे। जो देखिए जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर है क्या? बेसिकली किसी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति ही वीटो पावर कहलाती है। जो किसके पास है? ये 5 स्थायी सदस्य जो देश हैं इनके पास है। उनमें कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका क्या काम होता है कि जो राष्ट्र होते हैं उनके मध्य संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अब देखते हैं यूएनएससी क्या है। यूएनएससी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका रोल क्या है? देखिए रोल, सब चीजें मैंने ब्रीफ में लिखी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मेंशन किया है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। कब स्टैब्लिश हुआ? 1945 में। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, देशों के मध्य संघर्षों को हल करना, और तीसरा क्या है? सदस्य देशों और उनकी सैन्य शक्ति पर निगरानी रखना। ठीक है, आई होप चीजें यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं और अपने नोट्स को अच्छे से क्या कर पा रहे हैं? बना पा रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। अब देखिए धातु की बात चल रही है, मेटल की बात चल रही है। देखिए यदि हम आंसर के रिगार्डिंग बात करें तो वो होगा तन्यता, डक्टिलिटी। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। जो सर्वाधिक तन्य धातु है, मतलब सर्वाधिक जिसको खींचा जा सकता है, वो क्या है? गोल्ड, सोना। आपने देखा भी है घर में जो ज्वेलरीज होती हैं, हम क्या करते हैं, बहुत बार देखा होगा आपने, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर्स को क्या करती हैं? गोल्ड को रिप्लेस कराते हैं, उसी से दूसरा कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू फैशन उसको हम क्या करवा लेते हैं? चेंज करा लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिंग है, हम उससे बोर हो गए हैं तो हम उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं कि ये पुराना मॉडल है, नए मॉडल में चेंज कराते हैं। तो देखिए गोल्ड वही रहता है, उसको क्या किया जाता है? डक्टाइल किया जाता है। डक्टाइल करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसको बहुत बारीक हम क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं। देखिए इमेज भी आपको देख पा रहे हैं। अब देखिए ये बात हुई किसकी? डक्टिलिटी की। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आघात वर्धनीयता, यानी कि मेलिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन क्या है? अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। फोर्थ क्या है? घुलनशीलता। आंसर है हमारा तन्यता। अब देखते हैं ये जो आघात वर्धनीयता है ये क्या है? अभिक्रियाशीलता ये क्या है? चलिए आगे मेंशन है चीजें। देखिए पहला है क्या? आघात वर्धनीयता, जिसे क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी। है क्या ये? बेसिकली देखिए धातुओं का वह गुणधर्म जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जाता है। देखते नहीं आप अपने आसपास, धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादर में बदला जाता है। जैसे आपने देखिए सोना भी उसी में से है। एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम की सीट भी पड़ी होती है घरों में, छतों पर। लोहा, चांदी, इनको क्या किया जा रहा है? इनको पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा देखिए अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। ये क्या है? पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक रूप में संयोजित होने की क्षमता। एक रसायन को दूसरे रसायन में हमने क्या कर दिया? ऐड ऑन कर दिया, मिला दिया आपस में। तो उसकी क्या है? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक रूप से संयोजित होने की क्षमता। जैसे एथीन, एथीन यानी कि
C2H4 में उपस्थित एल्कीन, ठीक है, जैसे एथीन में उपस्थित एल्कीन। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या है, देखिए, पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो एक निर्दिष्ट ताप पर विलायक की मात्रा में घुल जाएगी। ये क्या है, पदार्थ की एक अधिकतम मात्रा। हम कैसे समझेंगे, और हम समझेंगे उदाहरण के साथ। जैसे आप देखते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय या कॉफी में डाली गई चीनी वो क्या कर रही है, एक निर्दिष्ट ताप में चाय में घुल जा रही। चाय बनाते हैं, हम चीनी डालते हैं, तो एक निर्दिष्ट ताप पर, मतलब एक टेम्परेचर उसको मिलता है और उस पर वो क्या करती है, उसी मात्रा में घुल जाती है। समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेक्चर को एंजॉय कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस, पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा कौन थे। देखिए, राजा रवि वर्मा जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1904 में उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ठीक, 1904 में उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश काल में भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रिटिश पीरियड में जो भारत के वायसराय थे और जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। और उनके उनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य थे, उन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य किए। कार्य इन द सेंस लिटरेचर की सेंस में, कार्य वैसे कार्य नहीं कि घर में झाड़ू लगाया पोछा लगाया, ये नहीं, कार्य इन द सेंस ऑफ लिटरेचर। तो उनका इम्पोर्टेंट कार्य उनमें से एक क्या था, शकुंतला, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, ये इमेज में देख रहे हैं ना, ये थे राजा रवि वर्मा, ये राजा रवि वर्मा। और ये जो नीचे इमेज देख पा रहे हैं आप, ये है उनके जो फेमस वर्क था शकुंतला, ये उसकी इमेज है। यदि कभी आपको मौका मिले चीज़ों को पढ़ने का तो आप देखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक लिखा है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट और इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया। अब देखिए, हाई कोर्ट की बात की गई है। क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देखें तो जो पहला हाई कोर्ट था वो कोलकाता में स्थापित किया गया। पहला कोलकाता में, दूसरा आपका बॉम्बे में, और तीसरा आपका मद्रास में। ये हुई क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात। कोलकाता जो हाई कोर्ट था उसकी स्थापना हुई 1962 में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, किस सन में स्थापित हुआ, तो 1962 में स्थापित हुआ। यदि हम आज के रेस्पेक्ट में बात करें तो अभी हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में, 25 हाई कोर्ट है। जो 25वां बना है वो कहाँ पर बना है, आंध्र प्रदेश में। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1 जनवरी, ये नीचे मेंशन है चीजें, 1 जनवरी 2019 को। कहाँ पर, अमरावती में। आप सभी जानते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है उसका 2 राज्यों में विभाजन हुआ है। कब, 2 राज्यों में विभाजन हुआ है, ये आपका 2014 में हुआ है, ठीक है। किस किस में विभाजन हुआ है, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो जो तेलंगाना है उसके पास गया है कैपिटल, आंध्र प्रदेश की जो हुआ करती थी हैदराबाद, और जो ये अमरावती है ये आया है आंध्र प्रदेश के हिस्से में, ठीक है। तो जो नया 25वां हाई कोर्ट बना है वो क्या बना है, अमरावती, ठीक है, अमरावती, 1 जनवरी 2019 को। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा, वो देखते हैं। जैसे हाई कोर्ट का जो ये हाई कोर्ट जो है, जो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, हाई कोर्ट को मेंशन किया गया है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनके अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। आयु सीमा कितनी होती है इनकी मुख्य न्यायाधीश की, 60 ईयर्स तक होती है इनकी आयु सीमा, मतलब 60 साल तक ये अपना कार्य करते हैं, मतलब सर्विस में रहते हैं। 60 साल के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ के, हाई कोर्ट के। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, साथ ही साथ मेंशन करेंगे कि उनकी आयु सीमा, उनका जो वर्क पीरियड होता है वो किस ईयर तक होता है।
अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे क्या फर्स्ट जो चीफ जज थे हाई कोर्ट के वो कौन थे? सर बॉन्स पीकॉक। सर बॉन्स पीकॉक नीचे मेंशन है बेटा। यदि आपको चीज़ें देखिए राइटिंग इश्यू कुछ रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, मैं और भी सुधार इसमें करती जाऊंगी। जो पहले भारतीय चीफ जज थे हाई कोर्ट के, जो पहले भारतीय चीफ जज थे हाई कोर्ट के वो थे न्यायमूर्ति सुब्बूनाथ पंडित। जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी इंडिया की वो कौन थी? जस्टिस लीला सेठ। जब आगे आगे क्वेश्चन आएंगे ना मैं इन लीला जी के बारे में और चीज़ें आपको मेंशन करूंगी। बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी ये रही हैं। आपको इनसे एक प्रेरणा मिलेगी, आपको इनसे एक इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये हाई कोर्ट, दूसरा हमने राजा रवि वर्मा को डिस्कस किया है, और हमने ये डक्टिलिटी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, हमने सुरक्षा परिषद को डिस्कस किया है, हमने नीति आयोग के बारे में देखा है। देखिए यदि आपको लग रहा है कि कोई भी फैक्ट इन इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रह गया है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये जब क्वेश्चन रिपीट मोड में आएंगे तो हम जो बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको वहाँ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हमने जो यहाँ डिस्कस किया है उनको भी हम क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं जो मैंने आपसे पूछे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी ही लेके, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसे हम जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।